सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिकोड विद प्रियो। और आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक नया सीरीज़ जिसका नाम है स्टैक। मैं इस पूरे के सीरीज़ में पूरा स्टैक कवर करने वाला हूँ। पूरा मतलब बेसिक्स न्यूक्लियस के क्वेश्चन से लेके एडवांस हार्ड लेवल के लीड कोड के क्वेश्चंस को भी मैं इजी वे में समझाने वाला हूँ। मैं आपको गारंटी के साथ दे सकता हूँ कि अगर अपने पूरा का पूरा सीरीज़ को कवर कर लिया तो ज़िंदगी में कभी भी स्टैक में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जल्दी से आप लोग चिप्स और पॉपकॉर्न लेके बैठ जाइए और बस इस जर्नी का मज़ा लीजिए। तो इस जर्नी में क्या है कि जर्नी से जाने से पहले आपको एक छोटा सा स्टोरी समझाता हूँ। और मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो स्टोरी है ये कहीं ना कहीं पूरे स्टैक का बेस भी है। तो स्टोरी में क्या होता है कि आप गए हो आपके भैया को शादी अटेंड करने। अब शादी में क्या है, बुफे सिस्टम है। बुफे सिस्टम में आपने देखा होगा कि एक प्लेट के ऊपर एक प्लेट रखा होता है। तो मान लीजिए कि अगर ये आपका पहला प्लेट है तो पहले प्लेट के ऊपर और एक प्लेट आएगा, फिर उसके ऊपर और एक प्लेट आएगा। इसी तरह से बहुत सारे प्लेट उधर रखा होगा। ठीक है, अब कहानी में एंटर होते हैं आप, जो है कहानी का हीरो। ठीक है, अब आप गए हैं सबसे पहले खाना खाने। अब आप लेने वाले एक प्लेट, तो आप कौन सा प्लेट लेने वाले सबसे पहले बताइए। सबसे पहले आप पहला वाला प्लेट लेने वाला। हाँ, मुझे पता है कि आप पहला वाला नहीं लेंगे, दूसरा या तीसरा लेंगे, पर अगर मैं किसी नॉर्मल इंसान की बात करूँ तो डेफिनेटली पहला वाला प्लेट सबसे पहले लेने वाला है। अब अगर ध्यान से देखिए तो जिसने भी प्लेट रखा होगा उधर, तो उसने इस वाले प्लेट को सबसे पहले रखा होगा, और जो प्लेट सबसे ऊपर है उसको उसने सबसे आखिर में माने लास्ट में रखा होगा। अगर आप पहले खाना खाने जा रहे हो तो पहला प्लेट आप सबसे पहले लेने वाला है। तो इस स्ट्रक्चर में क्या हुआ कि जो प्लेट सबसे आखिर में रखा गया है वो प्लेट सबसे पहले लिया जा रहा है। इस पूरे के पूरे स्टोरी का जो मोटो बोलूँगा वो यही है कि जो भी चीज़ सबसे आखिर में रखा जाता है उसका एक्सेस सबसे पहले होता है। और इसको हम अपने डेटा स्ट्रक्चर के दुनिया में बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट, या तो लीफो। ठीक है, इसको हम बोलते हैं लीफो। अब इस लीफो मतलब इस छोटे से स्टोरी के साथ हमारा स्टैक का क्या लॉजिक है। तो स्टैक क्या होता है, स्टैक इज़ अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर विच फॉलोज लीफो ऑर्डरिंग, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो इसको थोड़ा इम्प्लीमेंट करके भी समझ लेते हैं। और एक चीज़, स्टैक को जाने से पहले ना आपको कुछ चीज़ें आपको पता होना चाहिए, कुछ टर्मिनोलॉजीज। तो उस टर्मिनोलॉजी के जाने से पहले मैं आपको छोटा सा डायग्राम दिखा दूँ ताकि हमें ईजी हो। तो मान लीजिए ये आपका स्टैक है। हाँ, स्टैक जो है ना वो हम वर्टिकली डिज़ाइन करते हैं। हालांकि ऐसा कोई लॉजिक नहीं, मेमोरी में कभी भी वर्टिकली डिज़ाइन नहीं होता, पर मैं आपको समझाने के लिए, और अगर मैं बात करूँ तो डेटा स्ट्रक्चर के दुनिया में स्टैक को समझाने के लिए हम लोग एक वर्टिकल बॉक्स को ड्रॉ करते हैं। तो ये पहली चीज़ होता है कि स्टैक का नाम होना चाहिए। स्टैक का नाम हमने इधर फिलहाल स्टैक ही रखा है। फिर दूसरा चीज़ आपको जो पता होना चाहिए वो है आपका जो स्टैक का साइज़ है। तो ये क्या है, आपका साइज़। इस साइज़ के दौरान हम अपने अपने एलिमेंट्स इसके अंदर रखने वाले हैं। तो ये मेरा पहला एलिमेंट हुआ, फिर ये मेरा दूसरा एलिमेंट हुआ, और ऐसे करते करते हम डॉट डॉट करते करते बहुत सारे मतलब आखिर वाले एलिमेंट को इसमें अंदर इंसर्ट कर देंगे। तो जो भी चीज़ें हम इसके अंदर इंसर्ट करने वाले हैं उस पर्टिकुलर ऑपरेशन को हम बोलते हैं पुश ऑपरेशन। ठीक है, ये क्या हो रहा है, पुश ऑपरेशन। और जो भी चीज़ें हम यहाँ से बाहर मतलब डिलीट करने वाले हैं उस पर्टिकुलर ऑपरेशन को हम बोलते हैं पॉप ऑपरेशन। ठीक है, क्लियर है इतना? बहुत सही। अब जो एलिमेंट सबसे पहले होगा मतलब सबसे ऊपर वाला, मतलब ए वाला एलिमेंट, तो ए वाला एलिमेंट सबसे आखिर मतलब सबसे पहले एक्सेस होता है। जो ऊपर वाला एलिमेंट है वो सबसे पहले एक्सेस होता है। इसको हम बोल देंगे टॉप, मतलब स्टैक का जो टॉप है वो सबसे पहले एक्सेस होता है। इतना तक क्लियर हो? तो हमने थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि स्टैक के मैंने एक नाम दिया जिसका नाम है स्टैक। दूसरी चीज़, एक स्टैक का एक साइज़ होगा, जिस साइज़ बेसिकली हमारा पूरे कंटेनर को साइज़ को डिनोट करेगा। स्टैक के अंदर जो भी चीज़ हम इंसर्ट करने वाले उस ऑपरेशन को हम बोलेंगे पुश, और जो चीज़ हम बाहर निकलने वाले हैं उसको हम बोलेंगे पॉप। बहुत सही। और सबसे ऊपर वाले एलिमेंट को हम बोलेंगे टॉप। ठीक है, तो ये था टर्मिनोलॉजी। और एक चीज़, और दोनों टर्मिनोलॉजी होते हैं, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं कि जो अगर सोचे कि आप पहला एलिमेंट आपने इसको पुश किया, ठीक है, फिर आपने इसको पुश किया, ऐसे करते करते आपने अपने पूरे एलिमेंट मतलब ये सोचिए, मान लीजिए कि साइज़ आपका 5 और ये आपका 5th एलिमेंट को आपने इससे पुश किया। तो आप मुझे बताइए कि आप 6th एलिमेंट को इसके अंदर पुश कर सकते हैं क्या? आपको जो 6th एलिमेंट होने वाला है वो आप इसके अंदर पुश कर सकते हैं क्या?
नहीं, क्योंकि स्टैक तो फुल हो गया। तो जब स्टैक फुल हो जाता है तब हम लोग अगर कोई भी एलिमेंट को पुश करने जाएं तो उस पर्टिकुलर कंडीशन को हम बोलेंगे ओवरफ्लो। क्या बोलेंगे? ओवरफ्लो। इसी तरह से अगर आपका जो स्टैक है, स्टैक का आपका जो आखिर वाला एलिमेंट है, इसको भी आपने पॉप कर लिया तो फिर आपका जो स्टैक है वो खाली हो जाएगा। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन को हम बोलेंगे एम्प्टी। स्टैक इज़ एम्प्टी। ठीक है, स्टैक एम्प्टी है कि नहीं हम इसमें चेक करने वाले हैं। और अगर स्टैक अगर एम्प्टी है उसके बाद भी अगर हम पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करें तो मेरा तो एरर आएगा, क्योंकि स्टैक तो खाली है, तो हम क्या एलिमेंट डिलीट करें। तो उस पर्टिकुलर जब स्टैक एम्प्टी हो तब भी हम पॉप करने की ट्राई करें तो उस पर्टिकुलर कंडीशन को हम बोलेंगे अंडरफ्लो। क्लियर है इतना तक? तो हमने क्या क्या सीखा? हमने अपने 5 टर्मिनोलॉजी सीखा। साथ ही साथ हमने सीखा कि 6th हमारा एम्प्टी है कि नहीं, 7th कि ओवरफ्लो है कि नहीं, और 8th अंडरफ्लो है कि नहीं। क्लियर है? और मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि स्टैक का पूरा सिलेबस इसी स्लाइड्स के अंदर है। स्टैक को आपको डिक्लेयर करना है, क्रिएट करना है, फिर आपको जितने भी सारे फंक्शन आप देख पा रहे हो सारे फंक्शन को बनाना है। ठीक है, तो ये था आपका पूरा स्टैक, ये था मेरा फंडामेंटल्स। आई होप स्टैक के बारे में आप समझ पाए होंगे। साथ ही साथ मैं और भी कुछ बताना चाहता हूँ जो मिथियोलॉजी शायद आपका कहीं ना कहीं बेसिक्स को क्लियर करने वाला है। तो पहला चीज़ मैं बताने वाला हूँ कि स्टैक हम मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम इसको एरे से कवर करने वाला है, मतलब स्टैक को हम एरे से इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। दूसरी वीडियो में हम एरे को मतलब स्टैक को हम लिंक्ड लिस्ट से कवर करने वाले हैं। अब इस एरे और लिंक लिस्ट का अंतर क्या है कि एरे आपका होता है कॉन्टिगुअस और आपका जो लिंक लिस्ट होता है वो है नॉन कॉन्टिगुअस। तो ये हो गया आपका कॉन्टिगुअस और ये हो गया आपका नॉन कॉन्टिगुअस। अब क्वेश्चन है कि कॉन्टिगुअस और नॉन कॉन्टिगुअस होता क्या है। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को पता होगा, तो जिन लोगों को नहीं पता मैं उन लोगों के लिए थोड़ा बता दूं कि बहुत ईजी है। मान लीजिए कि आपके पास एक मेमोरी ब्लॉक है। ठीक है, ये आपका हो गया मेमोरी ब्लॉक, और इस मेमोरी ब्लॉक का टोटल साइज़ जो भी अब यहाँ पर मैं साइज़ मतलब डिक्लेयर करने वाला हूँ वो साइज़ मान लीजिए 20 बाइट है। 20 बाइट। ठीक है, इस मेमोरी ब्लॉक में कुछ चीज़ें अभी इसके अंदर है, मतलब कुछ एलिमेंट इसके अंदर है। पहला वाला अगर मैं बात करूँ तो ये पहला तुम्हारा एलिमेंट है, जो एलिमेंट इसने 2 बाइट मतलब 2 बाइट का स्पेस इसने कंज्यूम कर रखा होगा। और दूसरा मैं एक एलिमेंट ले रहा हूँ, जो एलिमेंट है बेसिकली इधर, वो भी तुम्हारा कहीं ना कहीं 2 बाइट स्पेस लेके रखा है। तो आपके पास बचा क्या? आपके पास बचा ये दोनों, एक तो ये हो गया और दूसरा हो गया ये दोनों मान लीजिए 8 बाइट का दोनों स्पेस आपके पास खाली है। ठीक है, अब मैंने आपको बोला कि आप मुझे एक 8 साइज़ का एरे बनाओ, इंटीजर एरे। तो बोलोगे ये अभी बना लेते हैं, INT ARR और ये साइज़ 8 बन गया। पर अब मैंने आपको बोला कि आपको ये बनाना है ना इस पर्टिकुलर मेमोरी में, मतलब मेमोरी में आपका फ्री स्पेस कितना है? 16 बाइट है। ठीक है, तो आपने बोला कि 8 बाइट का तो यहाँ पर मैं नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि 8 हर एक इंटीजर ना 4 बाइट का होता है, और अगर आप 8 इंटीजर का एरे बनाओगे तो 8 × 4 ये 32 बाइट कंज्यूम करेगा। तो आपने बोला ठीक है ये तो मैं बना नहीं सकता। तो फिर मैंने पूछा तो फिर आप कितना बना सकते हो? आपने बोला मैं 4 बाइट का बना सकता हूँ, मतलब आप 4 साइज़ का एरे बना सकते हो। तो बोला ठीक है। अब मैंने बोला क्यों बना सकते हो? तो फिर आपने बोला कि 4 बाइट का इसीलिए बना सकता हूँ क्योंकि 4 × 4 ये मेरा पूरा है 16 बाइट स्पेस लेगा, और मेमोरी में मेरा 16 बाइट स्पेस अवेलेबल है। राइट, ये रहा मेमोरी में फ्री स्पेस जो 16 बाइट अवेलेबल है। पर मैंने जब अपने इसको रन करने की ट्राई किया तो आपके मेमोरी में बोला कि नॉट इनफ स्पेस। फिर आप हो गए कन्फ्यूज़ कि क्यों बोला इसमें नॉट इनफ स्पेस। आपके पास तो 16 बाइट है, आप खुद देख पा रहे हो कि 16 बाइट है, क्योंकि इसी का आंसर है कॉन्टिगुअस और नॉन कॉन्टिगुअस में। आपका जो एरे होता है ना वो एरे होता है कॉन्टिगुअस मतलब कि आप जब एरे को डिफाइन करोगे ना तो आपको इन अ सिंगल रो 16 बाइट का स्पेस चाहिए। इन अ सिंगल रो मतलब पूरा का पूरा ये जो यहाँ से लेके एंडिंग तक आपका पूरा एरे का साइज 16 बाइट होगा। तो इसमें जो ब्रेकेज है ना ये 2 बाइट का, ये 2 बाइट के लिए आपका ये 16 बाइट का एरे पॉसिबल नहीं है। तो फिर आप कितना का बना सकते हो? आप 2 बाइट का बना सकते हो। ये यहाँ पर आप ARR 2 का एक बना सकते हो और इधर आप ARR 2 का एक बना सकते हो। ठीक है,
तो हमको पता चला कि हम अगर मेमोरी में स्पेस है फिर भी हम नहीं बना सकते, तो ये तो कुछ प्रॉब्लमेटिक सीन्स हो गया, क्योंकि हमारे पास मेमोरी में स्पेस है पर हम बना नहीं सकते। इस चीज़ को दूर करने के लिए हमारे पास आता है लिंक लिस्ट, जो मैंने आपको पहले बताया था ना, लिंक लिस्ट। ये लिंक लिस्ट हम आ जाता है। लिंक लिस्ट कैसे आता है कि लिंक लिस्ट बोलता है कि आपके पास अगर मेमोरी में स्पेस है ना, बस स्पेस होना चाहिए, हम उसके अंदर एलिमेंट को डाल देंगे। तो अगर ये आपका मेमोरी का स्पेस है तो लिंक लिस्ट क्या बोलता है कि हम एक छोटा सा 8 साइज़ का एरे इधर बना लेंगे और एक 8 साइज़ का एरे इधर बना लेंगे। क्लियर है? इसने बोला कि 8 साइज़ का हम इधर बना लेंगे 8 बाइट का, और इधर हम 8 बाइट का इधर बना लेंगे। और अगर कोई और मतलब अपना लिंक लिस्ट आपको बोलेगा कि मुझे कोई परवाह नहीं कि इसके अंदर ब्रेकेज में कुछ है या ना है, चाहे हो या ना हो, अगर मेमोरी में टोटल फ्री स्पेस मेरा ठीक ठाक हुआ तो हम कहीं ना कहीं मेरा एरे बना लेंगे लिंक लिस्ट में। क्लियर है? तो कॉन्टिग्युअस और नॉन कॉन्टिग्युअस का पता चला। कॉन्टिग्युअस बेसिकली आपका इन सिंगल रो विदाउट ब्रेकेज स्पेस होता है, और नॉन कॉन्टिग्युअस का मतलब कोई भी ब्रेकेज स्पेस हो सकता है, मैं बस इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो ठीक है, ये दोनों हमें समझ आ गया होगा कि हम लोग क्यों लिंक लिस्ट को ज़्यादा प्रीफर करते हैं एरे के मुकाबले। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो बहुत सारे लोगों के अंदर एक डाउट होता है कि पता है ना, एरे में हम लोग बहुत सारी चीज़ परफॉर्म करते हैं। एक होता है इंसर्शन और एक होता है डिलीशन। तो मान लीजिए मेरे पास एक एरे है, जिस एरे के अंदर टोटल मेरे पास एलिमेंट है 5, तो ये हो गया 4 और ये हो गया मेरा 5। ठीक है, मेरे पास फिफ्थ एलिमेंट का है, फिफ्थ एलिमेंट डाल भी लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो मैंने 5 एलिमेंट डाल दिया। अब क्या है, मैंने आपको बोला कि 5 को रिमूव करो, बोला ठीक है 5 को रिमूव करना है। तो जो भी मेरा एरे का साइज़ था, एरे का साइज़ मैंने मान लीजिए कि मैंने साइज़ लिया था, तो ये मेरा 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स, ये 2, ये 3, ये मेरा हो गया 4 इंडेक्स, और इस 4 इंडेक्स के अंदर साइज़ मेरा क्या होगा 5 होगा। तो जो मेरा 4 ही इंडेक्स है वहीं कहीं ना कहीं मेरा साइज़ -1 है, राइट। इस इंडेक्स को मैंने मान लिया एंड। तो आपने बोला कि इस एंड को मतलब थोड़ा घटा दो, तो फिर क्या होगा, साइज़ को घटाने से क्या होगा, मेरा जो 5 है वो 5 मेरा डिलीट हो जाएगा। पर असल में 5 आपका डिलीट नहीं होता। क्यों, मैं आपको समझाता हूँ। कि मान लीजिए कि आपने ऐसा कुछ लिखा, ठीक है, INT ARR फिर इधर 5, तो इसका मतलब है कि मेमोरी में ना कहीं आपका पूरा का पूरा 5 × 4 कितना होता है 20। तो 20 बाइट मेमोरी आपका एलोकेट हो चुका है। अब आप इस साइज़ को रिमूव नहीं कर सकते हो, मतलब आप इस साइज़ को 5 - 1 4 नहीं कर सकते हो। तो फिर आप लोग अब तक क्या करके आ रहे थे, मतलब साइज़ माइनस करके क्या हो रहा था, साइज़ माइनस करके बेसिकली आप आपका जो एलिमेंट है, मतलब जो आपका पॉइंटर आपको लास्ट इंडेक्स पे पॉइंट कर रहा था, उस इंडेक्स को पीछे ले जा रहे हो। और प्रिंट करने के टाइम आप 0 से लेके साइज़ -1 तक आप प्रिंट कर रहे हो, ताकि आपको लग रहा है कि मेरा 1 2 3 4 प्रिंट हो रहा है, 5 मेरा डिलीट हो चुका है, पर असल में आप बस एक छोटा सा आपका जो स्पेस है उस स्पेस को आप घटा रहे हो। ठीक, इसी तरह से अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे 1 को रिमूव करना है, ठीक है, जो मेरा 1 है इस पर्टिकुलर 1 को मुझको रिमूव करना है, तो आप क्या बोलोगे, सबसे पहले जो भी मेरा इधर का एलिमेंट है सारे एलिमेंट को मैं इधर शिफ्ट करता जाऊँगा ऐसे ऐसे, फिर साइज़ को माइनस कर दूँगा। तो क्या हुआ कि आपका जो एरे था वो बना आपका 2, 3, 4, 5 और 5। साइज़ आपका पहले इधर था, राइट। फिर आपने बोला कि साइज़ को माइनस कर देंगे, तो साइज़ आपका इधर आ गया। फिर आपने यहाँ से लेके यहाँ तक का प्रिंट कर दिया। तो फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि असल में एरे में कोई भी एलिमेंट डिलीट नहीं होता। अब जो आपका पॉइंटर है साइज़ को, उस साइज़ को आप पीछे लेके आते हो, ताकि आपको आपका जो सर्च स्पेस है, मतलब प्रिंटिंग स्पेस है, वो घट जाए, और कुछ नहीं होता। ठीक है, तो असल में हम लोग कोई भी एरे में रन टाइम पे साइज़ घटा या इंक्रीज नहीं कर सकते। आई होप आपको समझ आया होगा। और हम लोग जब एरे में परफॉर्म करने वाले हैं इस पर्टिकुलर स्टैक को, तब भी हम एक पॉइंटर लेंगे, जिस पॉइंटर को हम कभी इंक्रीज करेंगे कभी डिक्रीज, ताकि हमें लगे कि स्टैक में पुश और पॉप हो रहा है, और उस पर्टिकुलर पॉइंटर का नाम होगा टॉप। ठीक है, तो बस यही था हमारा बेसिक्स को लेके हम बस बोलेंगे कि आपका इसमें कुछ ज़्यादा समझने का ज़रूरत नहीं है। हम नेक्स्ट डे से इसको अच्छे से समझना स्टार्ट करेंगे। मेरा काम था कि आपका स्टैक का बेसिक क्लियर करना, और जो मैंने कर दिया। अगर कोई भी डाउट आए, कोई भी क्वेश्चंस, तो बिल्कुल आप कमेंट में बता सकते हैं।
आज कोई भी कोड नहीं है, इसलिए मैं गिटहब का लिंक नहीं देने वाला। अगले दिन से हम गिटहब का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में देने वाले हैं, ताकि आप लोग को कोड एक्सेस करने में ईजी आए। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड अगर आपको अच्छा लगा है सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई भी और दोस्त का भला हो जाए तो शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं कल। बाय बाय।